नरेंद्र मोदी सरकार जब सत्ता में आई तो उसने सबसे पहले जिन चीज़ों पर फोकस किया उसमें से एक था डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नई सरकार का यह आरोप था कि केंद्र के भेजे गए पैसे बीच में ही बिचौलिए हड़प कर लेते हैं। इसको रोकने के लिए सरकार ने युद्ध स्तर पर जनधन खाते खोले, आधार कार्ड बनवाए और इसके बाद बैंक खातों को और मोबाइल नंबरों को आधार कार्ड से लिंक किया ताकि इस लीकेज को कम किया जा सके और इसे सरकार ने कहा जैम ट्रिनिटी। जिसके बाद से ही सरकार का दावा रहा है कि अब केंद्र की भेजी पाई सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंच रही है। पर क्या इस दावे में कोई पेच है? इसको लेकर भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने क्या कहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या है ये पूरा मामला? नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल हाल ही में देश के सीएजी संजय मूर्ति आईआरएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग एकेडमी नागपुर के इनॉग्रल बैच को संबोधित कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ऑफिसर्स को कहा कि सरकार के कामकाज पर कहा कि सरकार के कई डिपार्टमेंट अपने अपने सिलोस में काम करते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है और कहीं ना कहीं इसका बड़ा नुकसान सरकार को हो रहा है। इसको लेकर आगे बोलते हुए सीएजी ने कहा कि इसका जो सबसे ताज़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है वो ये है कि हज़ारों करोड़ रुपए ऐसे डीबीटी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन भी नहीं हुई है। यानी पैसा भेजने से पहले ये पूरी तरह कंफर्म नहीं किया गया है कि सामने वाला व्यक्ति वास्तव में उस योजना के लिए एलिजिबल है या नहीं। यानी आप इसे ऐसे समझिए कि जिस डीबीटी का दावा था कि इसके जरिए उन्हीं लोगों को पैसा मिल रहा है जो इस लाभ के हकदार हैं और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और लीकेज कम हो रही है, उसमें एक बड़ी दिक्कत सामने आ रही है। चाहे एलपीजी सब्सिडी हो, किसानों की सहायता हो या फिर सोशल पेंशन स्कीम हो, अब लगभग हर सरकारी लाभ इसके जरिए ही सरकार जनता तक पहुंचा रही है और इसमें इस तरह का लूप होल होना गंभीर बात है। सीएजी का कहना है कि इस मामले में सबसे बड़ी समस्या एलिजिबिलिटी और आइडेंटिटी चेक को लेकर दिख रही है। कई मामलों में ऐसे बेनिफिशरीज को भी पैसा मिल रहा है जो अब योजना के दायरे में नहीं आते। कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिल रहा है कि बेनिफिशरी मर चुका है पर उसका पैसा अभी तक उसके अकाउंट में जा रहा है। ऐसे में एक सेंट्रलाइज डाटाबेस और डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की कमी साफ साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपके पैसे ही बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे में जहां सिस्टम को इनकी पेमेंट रोकनी चाहिए थी, ऑडिट में पाया गया कि ऐसा नहीं हो रहा है और वो लोग जिन्हें वाकई में इन स्कीम्स की ज़रूरत है उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है। इस स्थिति को एक एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी गांव में 100 लोगों को किसी सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अगर डेटाबेस अपडेट नहीं है तो उसमें ऐसे नाम भी रह जाते हैं जो अब एलिजिबल नहीं है। अगर सिस्टम केवल पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र करता रहे तो पैसा गलत जगह पहुंचना तय है और यही स्थिति कई योजनाओं में देखने को मिली है। सरकार जिस जनधन, आधार, मोबाइल यानी जैम ट्रिनिटी को इस सिस्टम की बैकबोन बताती है, उसको लेकर भी बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये लिंकेज अभी पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाया है। कहीं जगह आधार रिकॉर्ड्स अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर इनएक्टिव हैं, बैंक अकाउंट्स डॉर्मेट हो चुके हैं, इसके बावजूद इन अकाउंट्स में पेमेंट्स जारी है। सिस्टम का ये रवैया कभी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। पर क्या सारे राज्यों में ऐसी ही स्थिति है? तो ऐसा नहीं है। कुछ राज्यों में तेज आईटी सिस्टम है, बेनिफिशरीज का डेटा रेगुलरली अपडेट होता रहता है, लेकिन अभी भी कई राज्यों में आउटडेटेड तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। मैन पावर की भारी कमी है। इसका नतीजा ये है कि डीबीटी में ऐसी कई खामियां सामने आ रही हैं। जो पैसा किसी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए था वो पैसा गलत खातों में चला जा रहा है। लॉन्ग टर्म में इससे गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ता है और अंततः इसका बोझ आपके और हमारे जैसे टैक्स पेयर्स पर ही पड़ता है। सीएजी ने यह साफ किया है कि डीबीटी को रोबस्ट बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, रियल टाइम डेटा शेयरिंग और इफेक्टिव मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत है और इसके बिना ये सिस्टम अपने उद्देश्य को पूरा कर नहीं पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब सरकार डीबीटी के जरिए किसान सम्मान निधि या फिर फसल बीमा योजना, फिर विधवा पेंशन का कोई हज़ारों करोड़ रुपए के ट्रांसफ़र का आंकड़ा पेश करे तो इस बात पर ध्यान देना ज़रूरी है कि क्या ये पैसा सही बेनिफिशरीज को जा रहा है या फिर किसी ऐसे को जा रहा है जिसे इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ सोचना है, हमें अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही और पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9।
ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें? किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।